हेलो एवरीवन। ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सू से होती है। उसे होश आता है और वह हैरान हो जाती है कि वो जिंदा कैसे है। पिछली जिंदगी में वो एक जर्नल थी जो बैटलफील्ड में मारी गई थी। अब वह समझ जाती है कि उसका रीबर्थ हो चुका है। वो एक अमीर लड़की के शरीर में आ चुकी है। सू को अभी की लाइफ की यादें मिलने लगती है। दरअसल वो जियोंग फैमिली की बेटी है। उसकी स्टेप मदर उसे बचपन से ही पसंद नहीं करती थी। इसी वजह से उसका बचपन मुश्किलों में बीता था। और तो और उसका चाइल्डहुड लव शेन, उसने भी उसे धोखा दिया उसी की स्टेप सिस्टर के साथ अफेयर करके। गुस्से में आकर सू उस लड़के से अरेंज मैरिज कर लेती है जो कि उसकी माँ ने चुना था, जिसका नाम है फेंग। और फेंग हमारी कहानी की मेन लीड है। यह शादी सिर्फ नाम की होती है। शेन बाद में वापस आता है और सू से मदद मांगता है। वो चाहता है सू फेंग से बात करके उसके कंपनी में इन्वेस्ट करवाए, पर जब सू फेंग से इस बारे में बात करती है तब फेंग उसे साफ मना कर देते हैं। सू गुस्से में खाना पीना छोड़ देती है और खुद को कमरे में भी बंद कर लेती है और वो फैसला करती है कि अब से वो अपनी जिंदगी खुद संभालेगी। अब हम देखते हैं मेड्स उसे खाने के लिए बुलाती हैं। एक मेड खुश होती है लेकिन दूसरी मेड थोड़ी सी बदतमीज होती है। लेकिन सू बहुत अच्छे से उसे सबक सिखा देती है और साफ कह देती है कि बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो डर के मारे वो मेड वहाँ से चली जाती है। इसी बीच फेंग आते हैं और सू से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की शर्तें रखते हैं। वो बताते हैं कि 1 साल तक उन्हें कपल बनकर रहना होगा, फैमिली की इज्जत रखनी होगी। 1 साल के बाद वो दोनों डाइवोर्स कर लेंगे। सू उनकी सारी शर्तें मान लेती है, लेकिन बदले में डाइवोर्स के बाद एक छोटा सा घर मांगती है जिसमें एक गार्डन भी हो, ताकि वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर सके। फेंग इसके लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सू इस जमाने के बारे में पढ़ रही होती है और उसे समझ आता है ये युग शांति और बराबरी का युग है। इतने में ही वो बदतमीज मेड आकर बताती है कि मिस युआन आपसे मिलने आई है। युआन दरअसल उसी की स्टेप सिस्टर है। ये सुनते ही सू गुस्से में मेड को भगा देती है और अच्छी वाली मेड बताती है कि फेंग का छोटा भाई 2 दिनों से घर नहीं आया है। सू सोच में पड़ जाती है कि उसे क्या करना चाहिए और फिर वो बोलती है एक काम करो, फेंग को कॉल करो और उनसे पूछो क्या करना है। लेकिन मेड बताती है कि फेंग बिजनेस ट्रिप पर है और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि काम के दौरान उन्हें डिस्टर्ब किया जाए। और मेड ये भी बताती है कि मिस्टर फेंग के 2 छोटे भाई बहन हैं और उनके माता पिता भी अब जिंदा नहीं हैं, इसलिए ग्रैंडपा ही उनकी देखभाल करते हैं और अगर ग्रैंडपा को इस बात का पता लगा तो वो तो परेशान हो जाएंगे। यह सुनकर सू को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो सोचती है कि जिन बच्चों को माता पिता का प्यार नहीं मिलता उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, तो वो फैसला करती है कि उनका ध्यान वो रखेगी। इसके बाद सू मेड से पूछती है कोई असिस्टेंट है क्या जो मदद कर सकता है, तो मेड सोचकर बोलती है हाँ एक है। तो वो उन्हें कॉल करके फोन स्पीकर पर डाल देती है। इस पर सू असिस्टेंट को बोलती है तुम्हारे पास 1 घंटा है, पता लगाओ कि फेंग का छोटा भाई हान पिछले 2 दिनों से कहाँ पर है, साथ ही मेरे लिए गाड़ी भी रेडी करवाओ। दूसरी ओर हम देखते हैं बदतमीज मेड अपनी साथी से शिकायत कर रही होती है कि सू कितनी बदतमीज है। उसने बताया भी था मैडम को कि युआन मिलने आई है, फिर भी मुझे डांट कर भगा दिया। दूसरी मेड समझाती है ऐसी बातें मत कर, ऐसा न हो किसी दिन तेरी नौकरी चली जाए। लेकिन वो मेड हंसकर कहती है मेरी नहीं, एक दिन फेंग खुद ही इसे घर से बाहर निकाल देंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं जब असिस्टेंट कॉल रख देते हैं तो फेंग उनसे पूछते हैं आखिर किसका फोन था, तो असिस्टेंट उन्हें बताते हैं कि आपकी वाइफ का था। इस पर फेंग सोचने लगता है कि इतनी आसानी से उसकी शर्तें मान गई वो, क्या वो मेरे से पैसा मांगेगी या फिर शैन की मदद करवाएगी पक्का। और इतने में असिस्टेंट बताते हैं कि आपका भाई 2 दिन से घर नहीं आया, तो आपकी वाइफ उसी के बारे में पूछताछ कर रही थी, लगता है उसे डिसिप्लिन सिखाना चाहती है। इस पर फेंग हंसने लगता है और वो बोलता है उसे डिसिप्लिन सिखाने के चक्कर में बेचारी खुद बाहर ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सू अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाती है। उसे अपने पुराने स्टाइल जैसा एक ड्रेस भी मिल जाता है और इसके बाद वो अपनी स्टेप सिस्टर युआन से मिलती है। युआन खुश होकर कहती है कि आखिर तुम मुझसे मिलने आ ही गई। लेकिन सू डायरेक्टली बोलती है कि तुम्हें क्या काम है मुझसे। तो वो अपनी बहन को समझाती है कि उसके और शैन के बीच में कुछ भी नहीं है, बस एक गलतफहमी हुई है तुम्हें, बस उस दिन मुझे पैर में मोच आ गई थी और कुछ नहीं। लेकिन सू उसकी बातों को इग्नोर करती है और अपनी मेड को बोलती है आगे से घर में ना ही डॉग अलाउड है और ना ही युआन। युआन ऐसा सुनते ही उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन सो उसका हाथ हटा देती है और वो बोलती है मेरे सामने तुम्हारे ये नाटक नहीं चलने वाले। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। उनका एक दोस्त उससे पूछता है भाई तू 2 दिन से घर नहीं गया और क्लास भी अटेंड नहीं करा, तुम्हारा भाई गुस्सा नहीं होगा।
तो हान कहता है मेरा भाई तो खुद घर नहीं आता, वो क्या मुझ पे गुस्सा होगा। तो दोस्त बोलते हैं उसकी तो अभी भी शादी हुई ना, उसकी वाइफ नहीं पूछेगी क्या। तो हान कहता है उसकी वाइफ में इतना दिमाग नहीं है कि वो मेरे बारे में पूछे। अभी वो ये बात बोल ही रहा होता है तभी सू वहाँ पर पहुँच जाती है और सीधा आकर बोलती है तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे थे। हान उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है तुम यहाँ पर कैसे आ गई। सू जवाब देती है कि अगर तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती। हान के दोस्त पूछते हैं कि आखिरकार ये है कौन। तो हान बताता है कि ये उसके भाई की पत्नी है। दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि सू बहुत ही सुंदर थी। और इतने में हम देखते हैं हान सू को धमकाने लगता है और बोलता है अपनी हद में रहो, नहीं तो मेरे भाई को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें डाइवोर्स देने में। ये सुनते ही सू बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। हान और उसके दोस्तों को लगता है कि वो डर गई, लेकिन तभी अचानक गेम बंद हो जाती है। सब परेशान हो जाते हैं और इतने में सू वापस आ जाती है और वो बताती है कि उसने गेम का कनेक्शन काट दिया है। वह हान को अच्छा सबक सिखाती है और हान गुस्से में हाथ उठाता है, लेकिन सू उसका हाथ मोड़ देती है। हान शॉक हो जाता है कि आखिर वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। हान के दोस्त भी मदद के लिए आते हैं, लेकिन सू उन्हें भी गिरा देती है। आखिरकार दोस्त उनसे माफी मांग लेते हैं और हान को भी बोलते हैं भाई प्लीज घर चला जा। और हान बोलता है कि ये मत समझना कि मैं तुमसे हार गया, मैं बस लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता इसलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। तो सू कहती है अच्छा तो एक काम करती हूँ, तुम्हें लड़की बना देती हूँ, फिर तो मेरे से लड़ लोगे ना। सू का ये रूप देख के हान को भी बहुत हैरियत होती है और वो चुपचाप उसके साथ चला जाता है। और दूसरी ओर घर पे अच्छी वाली मेड परेशान हो रही होती है कि पता नहीं मैडम की हान से मुलाकात हुई भी या नहीं। और इतने में हम देखते हैं फैंग घर आते हैं और सू के बारे में पूछते हैं और मेड बता देती है कि अभी तक वो लोग वापस नहीं आए। ये सुन के फैंग बिना खाना खाए दोबारा से ऑफिस चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो बदतमीज मेड ताना मारने लगती है और कहती है कि तुम देखना सू के साथ मास्टर हान नहीं आने वाले, वो बेचारी अकेली ही आएगी। और इतने में हम देखते हैं सू घर लौट आती है। मेड उन्हें देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उनके साथ हान भी आए होते हैं। और दूसरी मेड सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसने ऐसा क्या किया कि मास्टर हान खुद आ गए। इसके बाद हम देखते हैं हान अपने कमरे में जा रहे होते हैं और बोलते हैं मैं अब डिनर अपने कमरे में ही करूंगा। लेकिन सू उसे एक बार घूरती है तभी वो वापस आ जाता है और वो बोलता है नहीं नहीं आप ही के साथ करूंगा, उसके बाद मैं अपने कमरे में जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं दोनों बैठकर अच्छे से खाना खा रहे होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं। खाना खाने के बाद हम देखते हैं सू की नजर एक वॉच पे पड़ती है जो कि बहुत सुंदर लग रहा होता है। दरअसल ये उसके पिछले जन्म में बोतल थी जिससे वो पानी पिया करती थी। इतने में हम देखते हैं हान वहाँ पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं इसे छुओ मत, पता है मेरे भाई ने कितने करोड़ों देकर इसको खरीदा है। और सू सोच में पड़ जाती है उस जमाने की एक बोतल इतने करोड़ों की कैसे बिक सकती है। इसके बाद हम देखते हैं हान उसे एक और एंटीक दिखाता है और बताता है कि ये बहुत महंगा है। पुराने जमाने में ऐसा माना जाता है कि ये जनरल जियोंग का हुआ करता था जिसे उसके भाई ने बहुत महंगे दामों में खरीदा है। हान मजाक में कहता है कि तुम्हारा भी तो सरनेम जियोंग है और उस जनरल का भी, लेकिन देखो तो दोनों में कितना बड़ा फर्क है। वह जनरल कितनी पावरफुल थी और तुम एक नॉर्मल सी लड़की जो मर्दों पर डिपेंड करती हो। ये सुनकर सू पूछती है कि उसमें आखिर क्या कमी है। हान बताते हैं कि जनरल जियोंग एक इंडिपेंडेंट वुमेन थी और एक बेहतरीन फाइटर थी, जबकि तुम बिल्कुल अलग हो। इस पर सू कहती है मुझे लगता है तुम्हें जनरल जियोंग बहुत पसंद है। तो वो बोलता है हाँ लेकिन मेरे भाई को उससे भी ज्यादा पसंद है। सू सोने जाने से पहले हान को बोलती है तुम भी जनरल जियोंग जैसे बन सकते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सुन के हान खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसके बारे में तारीफ की थी। इसके बाद वो मेड को बुलाता है और बोलता है मेरे मार्शल आर्ट टीचर से कंप्लेंट करो, आखिर क्या मार्शल आर्ट सिखा रहा है वो मुझे कि मैं एक औरत से हार गया आज। रात को सू को अपनी पुरानी जिंदगी का सपना आता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और वो उठकर पुराने एंटीक को देखकर सब याद करने लगती है। तभी फैंग घर आ जाते हैं और उसका मजाक बनाते हैं कि उसे नींद में चलने की बीमारी है क्या। तो सू उससे पूछती है तुम तो आज घर नहीं आने वाले थे। फैंग कहता है अच्छा हुआ ना आ गया, अगर नहीं आता तो मुझे पता कैसे लगता कि मेरे एंटीक पे तुम्हारी नजर है। सू कहती है ये तुम्हारे लिए एंटीक होगा, मेरे लिए एक आम सी चीज है। तो फैंग कहता है अच्छा चलो मैंने माना मैं कुछ ज्यादा बोल गया, और वो इस बात के लिए माफी मांग लेता है। मन ही मन फैंग सू को देखकर सोच रहा होता है ना जाने क्यों ये बदली बदली सी लगती है। और वो उसको बोलता है आज तो तुमने कमाल ही कर दिया,
तुम हान को घर ले आई और वो भी तुम्हारे साथ आ गया। तो सू इस पर कहती है, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी निभाई है। फैंग उसके बाद उससे पूछता है, ये एंटीक देखकर तुम क्या सोच रही थी? तो सू बताती है कि ये मुझे मेरे पेरेंट्स की याद दिलाता है। तो फैंग कहते हैं इस पे कि अगर तुम अपनी फैमिली को इतना मिस कर रही हो तो तुम उनसे जाकर मिल सकती हो, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारे रिश्ते कुछ खास नहीं है अपनी फैमिली से। इस पर सू कहती है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। इसके बाद फैंग अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और उनका असिस्टेंट उन्हें बताता है कि सू ने कभी भी मार्शल आर्ट नहीं सीखी। ये बात हमने उनकी फैमिली से भी कंफर्म की है। यह सुनकर फैंग को सू बहुत ही सस्पिशियसली इंटरेस्टिंग लगने लगती है। अगले दिन हम फैंग की बहन मोमो को देखते हैं, जो अपने ग्रैंडपा से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने की जिद कर रही होती है। ग्रैंडपा मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये प्रोफेशन सेफ नहीं है। मोमो गुस्से में कहती है कि ग्रैंडपा सू के लिए इतने गिफ्ट लाए हैं लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं। ग्रैंडपा बताते हैं कि सू ने कल रात उसके भाई को टाइम पर घर पहुंचाया था, इसलिए ये गिफ्ट उसके लिए है। गुस्से में मोमो घर छोड़कर जाने की धमकी देती है और बैग लेकर निकल जाती है। ग्रैंडपा उदास हो जाते हैं और सू उन्हें समझाती है कि वह अब बड़ी हो गई है और उसे पसंद का काम करने देना चाहिए। ग्रैंडपा कहते हैं कि उन्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि मोमो एक्टर बनना चाहती है, बल्कि उन्हें डर इस बात का है कि कल को वो कहीं किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए, क्योंकि आजकल धोखा देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। वो सू से कहते हैं कि मोमो एक लड़की है, इसलिए तुम उसे अच्छे से समझा पाओगी, मेरी तरफ से प्लीज उसे समझा देना। सू कुछ कहने वाली ही होती है, लेकिन इतने में ग्रैंडपा उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल पोजीशन में डाल दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम ही कोई रास्ता निकालो जिससे मोमो इस फील्ड में काम ना करे। इस पर सू बिल्कुल आराम से कहती है कि यह बहुत सिंपल है, आप उसका पैर ही तोड़ दो, फिर वह कहीं जा नहीं पाएगी। यह सुन के ग्रैंडपा चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि उनकी फैमिली में इतने खराब पनिशमेंट नहीं दिए जाते। तो सू कहती हैं, फिर आप ही कोई रास्ता बताइए। तो ग्रैंडपा थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं कि वैसे ये पनिशमेंट भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि सू कोई अच्छा तरीका निकाले जिससे मोमो को रोका जा सके। उन्हें उस पर पूरा भरोसा होता है और सू भी मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं मोमो को एक छोटा सा रोल मिल जाता है और वो शूटिंग के लिए चली जाती है। शूट के बाद डायरेक्टर उसे अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि अगर उसे और काम चाहिए तो वो दिलवा सकते हैं। काम की बात करने के लिए आज ही उनसे मिलने जाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि वही डायरेक्टर होटल के कमरे में आते हैं, यह सोचते हुए कि आज वो उस लड़की का फायदा उठाएंगे, लेकिन सू पहले से ही इन सारी गतिविधियों पे नजर रखी हुई होती है और उसे समझ आ जाता है ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है। सू मोमो को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन देखती है कि मोमो पहले ही उस डायरेक्टर को मार रही होती है और उसे अच्छे से सबक सिखा देती है। यह देखकर सू इम्प्रेस हो जाती है कि मोमो ने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया। मोमो उसे इतना मार देती है कि वह बेहोश हो जाता है। तभी वह घबरा जाती है और सू से डरते हुए पूछती है, यह जिंदा तो है ना? सू उसे चेक करने के बाद कहती है कि ये मर चुका है। यह सुनते ही मोमो पूरी तरह से घबरा जाती है और कहने लगती है कि अब उसका क्या होगा? वो तो अभी कोई बड़ी एक्टर भी नहीं बनी, ना ही उसे कोई अवार्ड मिला, उसका तो करियर ही खत्म हो जाएगा। वो तुरंत सू से मदद मांगती है। तो सू कहती है, पहले तो तुम मुझे बिल्कुल भाव नहीं दे रही थी और अब मुझसे ही मदद मांग रही हो। फिर वो कहती है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन वो उससे पूछती है कि उसने अकेले में एक्शन क्यों लिया और अपने भाई या ग्रैंडपा को पहले क्यों नहीं बताया। मोमो कहती है कि अब वो बड़ी हो गई है और वो उन्हें प्रूव करके दिखाना चाहती है कि वो सब कुछ अकेले हैंडल कर सकती है बिना फैमिली सपोर्ट के। सो उसके बाद उससे पूछती है, तुम इस करियर के लिए सीरियस हो? तो मोमो कहती है, हाँ, वो बहुत मेहनत करेगी। इस पर सू कहती है, अच्छा, अगर ये बात है तो आगे बढ़ती जाना, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद सू उस आदमी को नीडल लगाकर ट्रीटमेंट देती है और मोमो का मोबाइल लेकर उसकी फोटो भी खींचती है, लेकिन उसे मोबाइल ठीक से यूज करना नहीं आता। वह तुरंत असिस्टेंट को कॉल करती है और उसे ऑर्डर देती है कि मोमो ने एक डायरेक्टर को पूरी तरह से पीट दिया है और वो आकर सारी चीजें संभाल ले। इतने में असिस्टेंट वो कॉल फैंग को ट्रांसफर कर देता है और फैंग कहता है कि वो मोमो को लेकर वहाँ से निकल जाए, बाकी सारी चीजें उस पर छोड़ दे। सू मोमो को कहती है, चलो तुम्हारा भाई सब कुछ हैंडल कर ले। जब वो लोग कार से घर के बाहर पहुँचते हैं तो शेन वहाँ सू से मिलने के लिए खड़ा होता है और उससे कहता है कि वह बस उसे थोड़ा सा टाइम दे दे, उससे बात करनी है। मोमो कहती है, आप अंदर चलो, भाई वेट कर रहे होंगे हमारा। लेकिन शेन बार बार सू से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह उसे गलत समझ रही है। इस पर मोमो को गुस्सा आने लगता है कि कहीं सू मान न जाए।
इतने में सू मेड से कहती है कि तुम लोग अंदर जाओ, मैं अभी आती हूँ। इस बात पे मोमो को गुस्सा आ जाता है और वह सोचती है कहीं सू अभी मेरे भाई को चीट तो नहीं कर रही ना। उसी वक्त हम देखते हैं फेंग कार से घर पहुँचता है और सू और शेन को बात करते हुए देख लेता है। शेन सू से कहता है कि उसे नहीं पता कि युआन ने उससे क्या कहा है, लेकिन उसके और युआन के बीच कभी भी कुछ नहीं था और वह उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो फेंग की कंपनी के साथ उसका एक बिजनेस डील करवा दे। ये सुनकर सू को गुस्सा आ जाता है और वह शेन का हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसे अच्छा सबक सिखा देती है। यह देखकर फेंग को बहुत खुशी हो रही होती है और वो सोचता है ये लड़की तो सच में बदल चुकी है। शेन हैरान होकर कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो, और सू कहती है मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और वो साफ बता देती है कि जो पागल लड़की तुम्हें पसंद करती थी वो मर चुकी है। और वो उसे बोलती है अगर तुम दोबारा यहाँ पर आए तो तुम्हारा अगली बार पैर भी तोड़ दूंगी। इतना कहकर सू अंदर जाने लगती है। तभी फेंग जानबूझकर कार आगे बढ़ाकर शेन को डराता है और फिर सू के पास आकर उसे कवर करता है। सू कहती है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर सब देख रहे थे। फेंग मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, वो सब देख रहा था कि मेरी वाइफ फाइट करते हुए कितनी खूबसूरत लगती है। शेन गुस्से में कहता है कि सू कभी भी तुम्हें लाइक नहीं करेगी और उसे यह सोचने की भी जरूरत नहीं है कि वो उसके लायक है। यह सुन के फेंग को गुस्सा आ जाता है और वह अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं कि इसे पकड़ के बाहर निकालो। दूसरी ओर हम देखते हैं मोमो घर के अंदर आती है और अपने भाई हान से कहती है देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। हान पूछता है अरे तुम्हारा पैर ठीक है? सू ने तो बोला था वो तुम्हारा पैर तोड़ देगी ताकि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ना जा पाओ। मोमो कहती है कि सू ऐसा कभी नहीं करेगी, वो तो उल्टा मेरी मदद कर रही है। ये सुन के हान शॉक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मोमो मेड से कहती है सू उसके लिए जो केक लाई है वो लेकर आओ। यह सुन के हान को और भी शौक लगता है और मोमो बताती है कि सू ने उससे कहा है कि वह डाइट के चक्कर में सब कुछ छोड़ ना दे और आज थोड़ा सा केक खा ले। इस पर हान को गुस्सा आ जाता है और जैसे ही सू आती है वो उसे बोलता है मोमो को तुमने केक दिलाया और मेरे लिए क्या बस घूस है? इस पर सू कहती है कोई बात नहीं, अगली बार जब वो बाहर जाएगी तो उसके लिए भी कुछ ले आएगी अगर सस्ता हुआ तो। हान कहता है फिर मुझे एक नहीं 2 केक चाहिए। सू कहती ये तो ज्यादा ही हो गया और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं मोमो और हान आपस में केक के लिए लड़ रहे होते हैं। यह देखकर घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा होता है और फेंग को लगता है कि इसका असली कारण हो ना हो सू ही है। अगले सीन में हम देखते हैं फेंग रात में शावर ले रहे होते हैं। तभी सू उनके कमरे में आ जाती है और जैसे ही फेंग नहाकर बाहर निकलते हैं तो सू की नजरें उनकी बॉडी से हट ही नहीं रही होती और फेंग बोलते हैं अगर तुमने देख लिया तो काम की बात बताओ। तो वो उसे बोलती है एक्चुअली मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो फेंग पूछता है किस बारे में? तो सू कहती है तुम्हें अच्छे से पता है किस बारे में। तो फेंग कहता है अच्छा तुम मोमो के लिए बात करने आई हो। देखो ग्रैंडपा कभी नहीं मानेंगे और मोमो को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कभी काम नहीं करने देंगे। इस पर सू फेंग को समझाने लगती है कि तुम उनके बड़े भाई हो और अपने भाई बहनों की मर्जी की चीजें अगर तुम उन्हें नहीं करने दोगे तो वो लोग खुश कैसे रहेंगे, और ऐसे में उनकी एज इतनी यंग है वो तुम्हारे अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा वो जो करना चाहते हैं तुम उनका सपोर्ट करो उसमें। फेंग को सू की बातें समझ आ रही होती हैं और वो उससे कहने लगता है तुम पहले से काफी बदल चुकी हो। लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आ रही होती कि सू इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है मोमो में। तो इस पर सू कहती है शायद इसलिए क्योंकि मेरी एक छोटी बहन थी। सू अपनी पिछली लाइफ की यादें याद करने लगती है जब उसकी छोटी बहन अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। सू उसे कहती है कि मॉम डैड और वो दोनों तो कमा रहे हैं तो उसे क्यों कमाना है। तो वो उन्हें बताती है कि मैं भी इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ जब आप लोगों के बर्थडे हो मैं आप लोगों के लिए सरप्राइज लाऊं, गिफ्ट लाऊं, वो भी अपने पैसे से। और आज इसी वजह से वो मोमो को सपोर्ट करना चाहती है। पिछले जन्म में वो अपनी बहन को सपोर्ट नहीं कर पाई थी लेकिन अब जमाना बदल चुका है। फेंग उसकी बात सुन के सू की बात मान लेता है और अगले दिन जब वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसकी बहन केक खा रही होती है और वो अपने भाई से बोलती है आप केक खाओगे? इस पर वो केक के लिए तो कुछ नहीं कहता लेकिन वो बोलता है मेरी तरफ से तुम्हें परमिशन है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए। ये सुनते ही मोमो बहुत खुश हो जाती है और भागकर उसे गले से लगा लेती है और कहती है थैंक यू भाई, मुझे पता था भाभी जरूर मना लेंगी तुम्हें। उसके बाद वो अपने भाई से सॉरी भी बोलती है और बोलती है मेरे कारण उस दिन बहुत पंगा हो गया ना,
जिसको मैंने मारा था, इस तरह से मुझे नहीं मारना चाहिए था। तो उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं, वो मामला तो मैंने ठंडा करा दिया कुछ 1000 रुपए देकर। इस पर मोमो कहती बस 1000 में? तो क्या भाभी के पास 1000 में पैसे नहीं होते क्या? क्या तुम भाभी को पैसे नहीं देते? इतने पैसे तो भाभी भी दे सकती थी। तो फैंग भी सोचने लगता है उसकी बात तो ठीक है, वो तो पैसे देता ही नहीं है सू को। और वो अपनी बहन को बोलता है तुम फिक्र मत करो, आगे से मैं उसे अलाउंस दे दिया करूंगा। कुछ देर के बाद हम देखते हैं मोमो सू को बताती है कि फैंग ने उसे परमिशन दे दी है काम करने की। इस पर सू उसे समझाती है कि सबसे पहले उसे एक्टिंग क्लास और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग शुरू करनी होगी, क्योंकि यह उसके करियर के लिए बहुत जरूरी है। मोमो ये सुन के खुश हो जाती है और उसे बोलती है आप भी मेरे साथ किस क्लास में चलो। दूसरी ओर हम देखते हैं हान नाराज होता है सू से, क्योंकि उसने सोचा था वो सू से मार्शल आर्ट सीखेगा, लेकिन सू तो मोमो के साथ चलेगी। और तो और वो हान को आर्मी में भी भर्ती करवाना चाहती है। दूसरी ओर शाम को क्लास से लौटते समय सू बाहर दुनिया देख रही होती है कि दुनिया कितनी बदल गई है। तभी उसे घर से कॉल आती है कि फैंग के अंकल आंटी और पूरी फैमिली उसका घर में इंतजार कर रही है। घर पहुंचने पर सू सुनती है मेड और फैमिली उसके बारे में बुरी बातें कर रहे हैं और वो लोग बहुत ही रूड हैं। फैंग के अंकल को ये तक पता लगता है कि सू ने हान को मारा भी था। इस पर उसके अंकल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं उसकी आखिर कैसे हिम्मत कि वो हान को मारे, लगता है उसे डिसिप्लिन सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं सू कमरे में जाने लगती है, लेकिन तभी फैंग के अंकल उसे बुला लेते हैं। फैंग की कजन उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन सू उसे उसकी औकात याद दिला देती है। इससे अंकल और नाराज हो जाते हैं और उसे डिसिप्लिन सिखाने आते हैं। सू उनसे कारण पूछती है और बताती है कि पहले उनकी बेटी ने ही बदतमीजी की थी। तभी उनका कजन भाई गुस्से में सू पर हाथ उठाने आ जाता है, लेकिन सू उसे 2 बार गिरा देती है। यह देखकर सब हैरान रह जाते। सू कहती है पहले आपको अपने बेटे को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, इतना नाजुक है बेचारा, फैमिली की तो रेपुटेशन ही खराब कर देगा। अंकल गुस्से में आकर सू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी फैंग आकर उनका हाथ रोक देते हैं। वे उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि उसने कमरे में जो हो रहा था वो सब देखा है और वो ये सब बर्दाश्त कतई नहीं करेगा। यह सुनकर अंकल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था फैंग अपनी वाइफ की कोई वैल्यू नहीं कर। अंकल इस पर तुरंत माफी मांग लेते हैं, लेकिन फैंग आदेश देता है कि उसका कजन अब कंपनी में काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने सू पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। लेकिन अंकल उसके फ्यूचर का हवाला देते हैं, लेकिन फिर भी फैंग पर कोई असर नहीं पड़ता और वो बोलते हैं कि ऐसा इंसान मेरा भाई कहलाने के लायक नहीं है। मजबूर होके उसके बेचारे अंकल और उनकी फैमिली घर छोड़कर चले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सू उस बदतमीज मेड को वहाँ से निकलने को बोलती है और मेड गिड़गिड़ाने लगती है और ड्रामा करने लगती है, लेकिन फैंग कहते हैं कि वो घर में कोई भी धोखेबाज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरी ओर हम देखते हैं बाहर निकलते ही अंकल और आंटी सू से बदला लेने की बात करते हैं और दूसरी ओर हान अपने दोस्तों के साथ कैफे में गेम खेल रहा होता है और दिखावा करता है कि उसे सू की परवाह नहीं है। लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि फैमिली ने सू को परेशान किया, वह तुरंत घर लौट आता है और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। घर पर हम देखते हैं सू फैंग के बनाए हुए कुकीज खा रही होती है। फैंग उसे एक दिन डेजर्ट शॉप ले जाने की बात भी करते हैं। इतने में हम देखते हैं हान वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि अंकल की फैमिली ने सच में सू को परेशान किया था। फैंग कहता है कि चिंता मत करो, सू ने उन्हें अच्छे से सबक सिखा दिया और मैं भी उन्हें छोड़ूंगा नहीं। हान ये सुनकर खुश हो जाता है और फैंग पहली बार ये मानता है कि सू उसकी वाइफ है। कुछ देर बाद हान सू से मार्शल आर्ट सिखाने की जिद करने लगता है, लेकिन सू कहती है कि वो अभी तैयार नहीं है। इसी बीच फैंग को उसके असिस्टेंट से एक रिपोर्ट मिलती है कि सू का असल में कोई भाई बहन है ही नहीं और उसका अपनी फैमिली से भी रिश्ता खराब है। और उनका असिस्टेंट फैंग को बताता है कि उसे डर है कि सू शायद कुछ छुपा रही है, उसका आपसे शादी करने के पीछे पक्का कोई ना कोई मकसद तो जरूर है। लेकिन फैंग उसे ही डांट देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं सू अब उनके परिवार की कितनी परवाह करती है। अगले दिन सू ब्रेकफास्ट बनाती है और पूरी फैमिली साथ में खाने बैठती है। फैंग बताता है कि अब वह रोज 1 घंटा लेट ऑफिस जाएगा ताकि सब साथ में बैठ के खाना खा सके। सब सू की तारीफ करते हैं कि उसने खाना इतना अच्छा बनाया है। तभी उनका स्टेप ब्रदर जोहू घर में आता है और सबको देखकर हैरान हो जाता है कि इतने साल बाद ये फैमिली एक साथ बैठी है। अगले सीन में हम देखते हैं हैन फिर सू से मार्शल आर्ट सीखने की जिद करने लगता है और उसके कमरे में जाके उसकी बुक्स देखकर पूछता है कि वो इतना क्यों पढ़ती है। सू कहती है कि उसे इस दुनिया को और समझना है। तभी जोहू और हान आपस में झगड़ पड़ते हैं और सू दोनों को मारकर रोकती है। तभी ग्रैंडपा भी घर आ जाते हैं और सू को दोनों को डिसिप्लिन करते देख खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरी बहू अब सब संभाल लेगी। थोड़ी देर में मोमो क्लास से लौटती है और कहती है कि वो बहुत थक गई है। सू उसे आराम
करने के लिए भेजती है, लेकिन हान को डांटती है क्योंकि वह उसकी बहन पर ताना मार रहा होता है। इसे देखकर सू को अपना पुराना भाई याद आ जाता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं सू स्टडी रूम में जाकर फैंग को कॉल करती है। वो बोलती है कि उसे एक साइकोलॉजिस्ट का नंबर चाहिए क्योंकि जोहू में उसे स्ट्रेस या मेंटल प्रॉब्लम के साइन दिख रहे हैं और वह उसे ठीक करना चाहती है। सू बताती है कि उसके पुराने जीवन में उसका एक भाई इसी तरह की समस्या से जूझता था। फैंग हैरान होकर पूछता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, कुछ बताना चाहती हो? तो सू कहती है, मुझे पता है कि तुमने मेरी जांच करवाई थी और मेरे पीछे कुछ लोग भी लगवाए थे। ये सुन के फैंग तो शॉक ही रह जाता है और पूछता है कि उसे कैसे पता चला। सू कहती है, जो लोग तुमने मेरे पीछे लगाए थे वो मेरे इतने क्लोज घूम रहे थे कि समझना मुश्किल नहीं था। इस पर फैंग हंसकर बोलते हैं, तुम मुझे हर बार नए नए सरप्राइज देती हो। तो सू बोलती, लेकिन इस बार मैं तुम्हें सरप्राइज नहीं, एक बड़ा झटका दूंगी। फैंग कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ, मुझे झटका दे दो। इस पर सू उससे पूछती है, क्या तुम अभी अपनी कंपनी में ही हो? तो फैंग बताता है, हाँ मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ। तो सू कहती है, अच्छा करते रहो, और कॉल काट देती है। असिस्टेंट के पूछने पर फैंग बताता है कि मैडम ने बोला है कि ओवर टाइम करो। इस पर असिस्टेंट हंस पड़ता है और बोलता है, मैडम भी कितनी फनी है। उधर फैंग की नई असिस्टेंट उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका पहले वाला असिस्टेंट उसे रोक देता है। फैंग साफ कर देते हैं कि ऐसी लड़कियों से उसे दूर रखें। इसी बीच हम देखते हैं जोहू सू पर शक करता है और उसे ऐसा लगता है कि सू किसी और के साथ रिश्ते में है। क्योंकि वह कई लोगों से मिलती है तो वो उसे फॉलो करते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, लेकिन सू उसे वहीं पे सबक सिखा देती है। और उधर फैंग जब मीटिंग में होते हैं उसे सू का मैसेज आता है कि वह आज जल्दी घर आ जाए। वो ये मैसेज पढ़ते ही मीटिंग खत्म कर देता है और घर पहुंच के वो लोग सारे साथ में खाना खाते हैं। लेकिन वहीं पर जोहू और हान फिर से झगड़ पड़ते हैं, लेकिन फैमिली लंबे समय बाद इतनी खुश दिख रही होती है। एम को अपना वह समय याद आ जाता है जब उसके माता पिता के साथ सब बैठकर खाना खाते थे। धीरे धीरे सू जोई की मानसिक हालत भी ठीक करने लगती है। पता चलता है कि उसकी माँ की वजह से वह परेशान था। उसकी माँ मानसिक समस्या से जूझ रही थी, उसी वजह से जो को भी परेशानी थी। एक्चुअल में पुलिस उसकी माँ को अरेस्ट कर लेती है और जोई की हालत बेहतर होती जाती है। और उधर हान अब आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, जो बिजनेस पढ़ने लगा है, और मोमो अपना एक्ट्रेस करियर शुरू करेगी। तीनों घर छोड़कर करियर बनाने निकल जाते हैं, जिस पर सू और फैंग थोड़ा उदास होते हैं। अब दोनों अकेले रहते हुए और करीब आ जाते हैं। फैंग सू को अपनी कंपनी की मैनेजर बनाने की पेशकश करता है ताकि वह उसके करीब रह सके और सब कुछ सीख सके। इस पर सू शॉक हो जाती है, लेकिन फैंग कहता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। और हाँ, उसका एक ऑल्टरनेट मोटिव भी है। वह चाहता है कि सू उसे और जाने और शायद पसंद भी करने लगे। ये सुन के सू उसकी बात मान लेती है। और फिर एक दिन जब फैंग बिजनेस ट्रिप पर जाता है, 1 महीने बाद लौटकर देखता है कि सू कंपनी को बेहतरीन तरीके से संभाल रही है। रात को जब सू ओवर टाइम कर रही होती है, फैंग उसके साथ बैठा बैठा सो जाता है। काम खत्म होने पर सू उसे कोट उड़ा देती है और देर रात फैंग उसे घर लेकर आ जाता है। और बाहर हम देखते हैं लेडी असिस्टेंट सू से बदतमीजी करती है कि वह फैंग की पत्नी बनने की ज्यादा लायक नहीं है, लेकिन फैंग उसे सख्त लहजे में समझाते हैं कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है तुम में, कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। सू भी उसे बताती है कि वह दूर ही रहे फैंग से। घर पर सू फैंग को अपने पुराने तरीकों से शूटिंग सिखाती है। अगली सुबह पता चलता है कि सू फिर जल्दी कंपनी चली गई है। फैंग सोचता है कि उसकी वाइफ सच में वर्कहॉलिक है और उसे उसके साथ ज्यादा टाइम बिताना चाहिए। तो एक दिन एक ट्रिप के दौरान सू फिर लोगों की मदद करती है, जैसे वह अपनी पिछली लाइफ में करती थी। फैंग के भाई बहन अपने करियर में आगे बढ़ जाते हैं और छुट्टी में घर लौटते हैं। फैंग की बर्थडे डिनर पर सू एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट पेश करती है और फैंग तुरंत पहचान जाता है कि ये प्राचीन स्टाइल का है, जैसे पुरानी दुनिया में इस्तेमाल होता था। और उसे समझ आ जाता है कि सू सच में टाइम ट्रेवल करके आई है। खुशी से वह वहीं घुटनों पर बैठकर सू को प्रपोज कर देता है। सू भी उसे एक चांस देने के लिए हाँ बोल देती है। इस पर फैंग बहुत खुश होकर उसे किस करने लगते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है।